जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के चित्रकला एवं मूर्तिकला को। मित्रों, हम लोग 151 क्वेश्चन को कर चुके हैं और 152 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और 152 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि भरहुत स्तूप का अन्वेषण किसने किया। तो भरहुत स्तूप का अन्वेषण अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, जिन्हें पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये भरूच आपका जानते ही हैं, सतना जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण 185 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व के बीच शुंग काल में हुआ था। 153 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, मूर्तियों पर असाधारण चमक मतलब ओप। ओप कल भी हमने बताया था कि ओप शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ पे मौर्य काल या मौर्य कला का आप लोग टिक लगा सकते हैं मौर्य कला पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा ओप किस युग की विशेषता है, तो ओप सिर्फ और सिर्फ मौर्य युग की विशेषता है। अगला प्रश्न 154 नंबर आपके सामने कह रहा है, स्तूप के अन्वेषण को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः स्थापित कराया गया। तो इसको स्थापित कराया गया भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में। ये प्रश्न दूसरी बार या तीसरी बार आ रहा है आपके सामने, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कंटेस्ट कर रही है। चलिए, अगला प्रश्न 155 नंबर आपके सामने आ रहा है, बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहाँ से संबंधित है। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा आपका सारनाथ से संबंधित है और सारनाथ के स्तूप से ही भारतीय चिन्ह को लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 156 नंबर का प्रश्न, चामरधारणी यक्षी। चामरधारणी यक्षी कहाँ से संबंधित है। कहीं कहीं दिया रहता है दीदारगंज की यक्षी, कहीं कहीं चामरधारणी यक्षी, तो सब कुछ एक ही है और वो संबंधित है दीदारगंज से। अगला प्रश्न है 157 नंबर प्रश्न, काष्ठ मतलब लकड़ी के साथ बना हुआ पत्थर और ईंट का अधिकाधिक प्रयोग। मौर्य काल में राजा प्रसाद बना हुआ था, वो लकड़ी का ही बना हुआ था, 2 या 3 मंजिल का बना हुआ था, उसमें पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ था बनना, और ये मौर्य काल का मौर्य काल का राजप्रसाद यही था, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 157 नंबर का प्रश्न 158 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है किससे। दीदारगंज की यक्षी और पटना की यक्षी, जब भी मौर्य काल में ज़्यादातर चीज़ों की बनने की बात की जाए, वो ज़्यादातर चीज़ें चुनार सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। चाहे दीदारगंज की यक्षी हो, चाहे पटना की यक्षी हो, चाहे वो आपका एकाश्म स्तंभ हो, सारी चीज़ें वो चुनार सैंडस्टोन से ही बनी हुई हैं। अगला प्रश्न 159 नंबर आपके सामने, 159 नंबर प्रश्न कह रहा है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। याद किए रहिएगा, द्रोणाचार्य, ऋषभदेव और बाणभट्ट नहीं था, क्योंकि लोग कंफ्यूजन में तुक्का लगाने के चक्कर में लगा देते हैं द्रोणाचार्य, या ज़्यादातर लोग ऋषभदेव या बाणभट्ट को लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है और सही जवाब होगा आलार कलाम। अगला प्रश्न 160 नंबर आपके सामने आ रहा है, और 160 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। तो प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि गुफाओं से मिलता है। चलिए, ये पूछा गया था यूजीसी में, 2012 का प्रश्न है, सेकंड पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न 161 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, और 161 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। कालक्रम के अनुसार पे इसको व्यवस्थित करना है। और देखिए, लिखा हुआ है कि सोल्जर्स लीडिंग अ हार्स, ये चित्र है। सारनाथ लायन कैपिटल, और यक्षिणी विद पैराट, और दीदारगंज यक्षिणी। तो इसमें सबसे पहले बना है सारनाथ का लायन कैपिटल, जो कि भारत का चिन्ह भी है। लायन कैपिटल आप देखते होंगे, 4 शेर हैं,
तो उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, एक शेर पीछे की ओर छिपा रहता है, तो वो यही है लायन कैपिटल। तो सबसे पहले लायन कैपिटल आएगा 1 नंबर पे, इसको लिख देते हैं। और लायन कैपिटल के बाद आएगा दीदारगंज यक्षिणी, तो दीदारगंज यक्षिणी को 2 नंबर पर रख देते हैं। और इसके बाद आता है यक्षिणी विद अ पैरट, ये यहाँ पे, इसको 3 नंबर पर रख देते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा सोल्जर्स लीडिंग अ हॉर्स, ये 4 नंबर पे आएगा। तो ये क्रम आता है 1 2 3 4, मतलब सारनाथ लायन कैपिटल सबसे पहले आता है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए सही जवाब यही हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखते हैं सारनाथ लायन कैपिटल के बाद दूसरा आ जाता है यहाँ पे सोल्जर्स लीडिंग अ हॉर्स, जो कि चौथे नंबर पे होना चाहिए, इसलिए ये बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी हुई है? तो सारनाथ हमने बताया कि आपके मौर्य काल में बनी हुई ज़्यादातर प्रतिमाएं, ज़्यादातर मूर्तियां या जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, अगर उसमें पत्थर का उपयोग किया गया है तो उसमें ज़्यादातर संभावना है कि वो चुनार बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चुनार मिर्जापुर के निकट है, एक स्थान वहीं क्या है। चलिए 163 नंबर प्रश्न आपके सामने है, मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? तो परखम यक्ष, दीदारगंज यक्ष, चामरधारणी यक्ष, ये सभी मौर्य काल से संबंधित हैं और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 164 नंबर आपके 164 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 164 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके संग्रहालयों से सुमेलित करिए। तो देखिए अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ पे स्थित है, जो कि भारत का चिन्ह भी है, तो सारनाथ से लिया गया है ना, ये सारनाथ से लिया गया है और सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। चलिए दूसरा है कनिष्क, हमने बताया था कनिष्क का नाम जब भी आ जाए तो वो किस संग्रहालय में होगा, वो मथुरा संग्रहालय में, यहाँ से ये। अब बचता है ये आपका गोवर्धनधारी जो है ये गुप्त काल का है और ये भारत भवन बनारस में स्थित है, भारत कला भवन बनारस में स्थित है। ठीक, अब एक ही बचता है दीदारगंज यक्षी, तो बिना देखे इसको 2 में लगा सकते हैं, हालांकि इसको याद रखना है पटना में स्थित है। तो अशोक का शीर्ष स्तंभ सारनाथ, दूसरा कनिष्क का अवाक्ष कनिष्क मथुरा, तीसरा गोवर्धनधारी येचू और चौथा दीदारगंज पटना। तो ये आता है आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 165 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? तो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, अभी ये प्रश्न शायद आपके सामने आया था, तो इसका जवाब हम लोगों ने लगाया था कि ये चुनार पत्थर से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर। 166 नंबर प्रश्न आपके सामने, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? देखिए स्तूप के जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, जो अंड आकार का होता है, उसे हर्मिका कहा जाता है। 167 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? तो ये वास्तुकला संबंधित है। मेधी शब्द स्तूप से संबंधित है और स्तूप जिस पे स्थित होता है उसे मेधी कहते हैं, इसे मेधी कहते हैं। ये स्तूप है अंड का सेमी स्फीयर, मतलब अंडाकार में, और वहीं पे वो जिस पे स्थित होता है उसे मेधी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 168 नंबर प्रश्न। 168 नंबर प्रश्न कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहा है, सारनाथ के सिंह शीर्ष में बहुस्तरीय अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, सही है। तर्क कह रहा है, सिंह शीर्ष धम्म और संघ के प्रतीक हैं और लाक्षणिक और शाक्य मुनि और एवं अशोक दोनों ही का चक्रवर्ती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी श्रेष्ठता और शक्ति चारों मूल दिशाओं में व्याप्त है। तो ये भी सही है, इसलिए
ए और आर दोनों ऑप्शन नंबर ए में सही है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए 169 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमस ऋषि गुफा बिहार में पाया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 170 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि सांची महास्तूप किस तोरण और बड़ेरी के आगे और पीछे वेशांतर जातक की कथा चित्रित है? तो वेशांतर जातक की कथा आपकी उत्तरी तोरण या निचली तोरण, निचली बड़ेरी में है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी तोरण और निचली बड़ेरी, वेशांतर जातक। ठीक है, वेशांतर जातक याद रखिएगा। देखिए कई जातक कहानियां हैं, जैसे एक छदंत जातक हो गया, शिवी जातक हो गया, इस तरीके से भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कई कहानियां हैं, लगभग 574 या 600 के आसपास है। उसमें से कुछ जातक कहानी, जैसे उसमें से एक है वेदांत वेशांतर जातक। 171 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है पालिस मौर्य स्तंभ की विशेषता है। सही बात है। आप देखे होंगे कि वो जो एकाश्म स्तंभ है, इस ये पॉलिश किया गया है, चुनार के पत्थर से निर्मित है। कह रहा है पॉलिश की यह तकनीक ग्रीस से आई, ग्रीस रूस से नहीं आई थी ये। तो आर गलत है, ए सही आर गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 172 नंबर प्रश्न आपके सामने, प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार का नाम बताइए जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। तो ये लोमस ऋषि गुफा है। अच्छा, गुफा प्रवेश द्वार या आप कह दीजिए कि गुंबद, ये सभी जहां पे आ जाए लोमस गुफा, लोमस ऋषि गुफा लगा दीजिएगा, बिहार में स्थित है। चलिए 173 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है भारतीय कला में हर्मिका शब्द, अभी हर्मिका आप लोगों ने देखा था, स्तूप स्थापत्य की है, तो ये तो आसानी से लग जाएगा, डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हर्मिका। आप लोग आपके पास अगर बुक होगी कोई तो उसमें देख लीजिएगा, वो स्तूप, तो स्तूप में एक एक चीज आपको डिस्क्राइब किया गया है कि स्तूप में क्या है, कहाँ है, कैसे है। ठीक, एक काम करते हैं, हम आपको दिखा ही देते हैं स्तूप क्या होता है। और स्तूप, ये आपके सामने आ रहा है स्तूप। ओहो, ये तो कई स्तूप आ गए। एक ही स्तूप को देखिए, और ये देखिए आपके सामने स्तूप है, और स्तूप में आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर छत्रक है।
अच्छा, सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे नीचे आप देखिए, ये वेदिका है। वेदिका आपको दिख रहा है। वेदिका के आगे इधर आप देख रहे हैं तोरण द्वार, मतलब ये जिसे मेन गेट कहते हैं मंदिर में से, क्या नाम है कि प्रवेश द्वार कहते हैं। ये देखिए आपके पास इधर सीढ़ी दिख रही होगी, ये सीढ़ी हो गई। और इधर भी प्रवेश द्वार है, तोरण द्वार है। चार तोरण द्वार होते हैं चारों दिशाओं में, एक दो तीन और चार, चार तोरण द्वार है। आपके सामने एक प्रदक्षिणा पथ है, ये प्रदक्षिणा पथ है आपको दिख रहा है। मेधी ये है, जैसे जैसे हमने बात किया था कि जिसके ऊपर आपका ये अंडक होता है, वो मेधी होता है। और ये यहाँ पे देखिए एक पवित्र सामग्री रखी हुई है। पवित्र सामग्री भगवान बुद्ध के अवशेष हैं और कुछ नहीं। ऊपर देखिए ये आपके यत्री है, यत्री के नीचे देखिए हर्मिका है, हर्मिका जो आपसे हमने बार बार कहा हर्मिका। और ऊपर सबसे ऊपर छत्रक, सबसे ऊपर छत्रक, छत्रक के नीचे आप यत्री, यत्री के नीचे हर्मिका, हर्मिका के नीचे अंडक, अंडक के नीचे मेधी, मेधी के बगल में मेधी से सटा हुआ प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे चक्कर लगाया जाता है, और इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, और चारों ओर वेदिका बनी हुई है, और चारों दिशाओं में प्रवेश के लिए आपका तोरण द्वार बना हुआ है। तो आप सभी ने ये समझ लिया होगा कि स्तूप क्या है और कैसे है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए था। चलिए, तो आगे चलते हैं। हम लोग देख रहे थे 175 नंबर प्रश्न। अच्छा, 174 नंबर प्रश्न अभी नहीं हुआ था। तो 174 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा स्तूप की बात, तो सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सांची में सबसे बड़ा स्तूप स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 175 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीले मतलब बरियल हीप को किसकी या के अभिकल्प डिजाइन के रूप में विकसित किया गया, दिए गए विकल्पों में पहचान करिए। तो हम लोगों ने देखा कि जो स्तूप है, स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध के अवशेषों को दफन किया गया था। तो ये स्तूप ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कैथेड्रल गिरजाघर में नहीं होता है, पिरामिड में तो मिस्र में दफनाया जाता था, और चैत्य में प्रार्थना किया जाता है। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ के चारों शेरों की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संख्या दी गई है। तो ये नेशनल सिंबल के बाद नेशनल सिंबल की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नेशनल सिंबल। हाँ, चलिए अगला प्रश्न 177 नंबर आपके सामने है। कह रहा है कि मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी, दीदारगंज यक्षिणी हमने बताया, दीदारगंज यक्षिणी, चामरधर यक्षिणी, तो ये सभी आपका मौर्य शैली से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है? मौर्य शैली से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 178 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया। तो निर्माण निर्माण उन्होंने कुशीनगर, जिसे आजकल कसिया कहते हैं, वहां पे प्राप्त किया था। यूपी में ही है। चलिए अगला प्रश्न है 179 नंबर प्रश्न कह रहा है रामपुरवा बुल कैपिटल, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पे स्थित है। तो रामपुरवा बुल कैपिटल आप राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। बुल कैपिटल यहाँ पे सबसे ऊपर वो जो स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर मतलब बैल रखा, वृषण रखा गया है, तो वही है रामपुरवा बुल कैपिटल। ये वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थित है। 180 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है। तो अभी हम लोग देखा कि ये आपको दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच में रखा गया है, और वहीं पे है आपका राष्ट्रपति भवन। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने 181 नंबर प्रश्न अशोक स्तंभ किससे बने हैं। तो हमने बताया कि अशोक से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित ज्यादातर चीजें जो पत्थर से बनी हुई हैं वो चुनार के सैंडस्टोन से
बनी हुई हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 182 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पे आधारित है? तो ये सारनाथ से लिया गया है और सारनाथ पर ही आधारित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, अशोक लायन कैपिटल सारनाथ। बुल कैपिटल में तो ऊपर बैल रखा गया तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुदर्शन चक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। 184, अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ? तो सारनाथ स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 185 नंबर प्रश्न, कह रहा है सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है? तो ये साधारण सा है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। अब कह रहा है कि सम्राट अशोक के काल में निम्नलिखित निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है, कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ये प्रश्न 10 बार आ चुका है। लाट या बरगहा किसके अंग हैं? तो ये मौर्य युगीन स्तंभों के अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 188 नंबर प्रश्न कह रहा है, मूर्तियों के सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप शब्द जहां पे आ जाए वहां मौर्य शैली मौर्य काल लगा देंगे आप खट से। ओप चढ़ाना किसी की विशेषता है तो ये मौर्य काल की। चलिए 189 नंबर प्रश्न 189 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 189 नंबर 189, सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुस्तरीय अर्थ निकलते हैं। तो सही बात है, तीर्थ स्तंभ चारों ओर मतलब कि सिंह देख रहे हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। ए सही है। अब आगे बात किया जाए आर पे। आर कह रहा है सिंह शीर्ष धम्म और संघ के प्रतीक हैं, बिल्कुल सही। और लाक्षणिक रूप से शाक्य मुनि और अशोक दोनों के चक्रवर्ती रूप का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। जिसकी कोष्ठता और शक्ति चारों मूल दिशाओं में व्याप्त है, ये भी सही है। तो मतलब ये कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है। शायद ये प्रश्न दूसरी बार आ रहा है क्या? चलिए 190 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि धर्मराजिका स्तूप किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो धर्मराजिका स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। 191 नंबर प्रश्न कह रहा है, सारनाथ की दो प्रसिद्ध मूर्तियां का नाम क्या है? तो सारनाथ की दो प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम है, पहला ये देखिए गणपति तो हो नहीं सकता, दूसरा महिषासुर मर्दनी तो हो नहीं सकता। तो ए और बी गलत। इधर डी में आप देखिए राहुल की दीक्षा और जैतवन का दान, इसमें और सी और डी में आप कंफ्यूजन पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारनाथ में धर्म चक्र बुद्ध और विशाल बोधिसत्व की मूर्तियां हैं, ठीक है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 192 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, अशोक की लाट में शेर के कितने मुखों का अंकन है? तो शेर के वहां पे 4 मुख हैं, जिसमें से 3 आपको दिखाई देते हैं, एक पीछे की ओर छिपा रहता है। 193 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो बेहद सरल प्रश्न और इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सम्राट अशोक। 194 नंबर प्रश्न कह रहा है, चामर ग्राहणी शिल्प किससे संबंधित है? तो चामर ग्राहणी हो गया आपका, चामर यक्षिणी हो गया, तो दीदारगंज यक्षिणी हो गया, ये सभी मौर्यकालीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न, कनिंघम ने भरहुत के स्तंभों का संबंध किस युग से माना है? तो कनिंघम ने भरहुत के स्तंभों का संबंध कनिंघम के अनुसार ये है, ठीक है, मौर्य काल से माना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 196 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सारनाथ के स्तंभों के परगहे की चाकी पर 4 पशु उत्कीर्ण है। तो गाय तो थी नहीं, और गाय नहीं थी, और आप यहाँ से इसमें भी गाय है तो ये भी नहीं होगा। वृषभ घोड़ा शेर और हाथी, यही सही है।
इसमें महिषा मतलब कि अ, मतलब इसे महिषा मतलब महिष मतलब भैंस होती है, भैंस भैंसा नहीं था। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि मूर्तियों पर ओपदार पालिश, फिर ओपदार पालिश आ गया तो मौर्य काल, इस पे खट से टिक लगा देंगे। किस काल की विशेषता है, तो आप मौर्य काल लगा देंगे। स्तूप किसका प्रतीक है, तो स्तूप समाधि का प्रतीक है। ये मतलब भारत में स्तूप समाधि का प्रतीक है, जबकि मिस्र में पिरामिड बनता है। चलिए, आ, 100, अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको महापरिनिर्वाण का, तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप न होकर के इस समाधि का प्रतीक है। ठीक है, ये कंफ्यूजन न पड़िएगा। 199 199 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है। तो सारनाथ, वहां पे जहां पे आपको गाय मिल जाए तो गाय में आप लोग टिक लगा सकते हैं कि ये नहीं है, बाकी अन्य पशु में आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि वहां पे गाय का चित्र अंकित नहीं है। 200 नंबर का प्रश्न कह रहा है सारनाथ पिलर कब बना। तो मौर्य युग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में था, तो वो तभी बना होगा। चौथी छठवीं पांचवी में से कोई संबंध नहीं है। 201 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है अशोक पिलर को, जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा 9.7 मीटर, या आप कह सकते हैं कि 32 फीट है। 32 फीट या 9.7 मीटर। 202 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है सांची के स्तूप हैं। तो सांची का स्तूप भाई अर्धवृत्ताकार है, उसमें चौकोर, आयताकार, त्रिभुजकार ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो बेहद आसान प्रश्न है। 203 नंबर प्रश्न इंडिका नामक पुस्तक के लेखक, पुस्तक कब लिखी गई थी। तो ये मौर्य काल में लिखी गई थी और मेगस्थनीज द्वारा इसको लिखा गया था, जो यूनान का राजदूत था। 204 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या है। तो इसका कसया नाम, कसया कसिया कुछ भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 205 नंबर प्रश्न बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे। देखिए, दो चीजें होती थी, इसमें तो वैसे भी आसान है, बिहार कह सकते हैं। एक चैत्य होता है, एक बिहार। तो चैत्य में प्रार्थना किया जाता है और बिहार में आवास होता था। तो 205 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो मित्रों, आज भी 50 से ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं। तो अब फिर मिलते हैं कल अगले 50 प्रश्नों के, अगले 50 प्रश्नों को लेकर के। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।